हेलो बच्चों, तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 12 करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक ग्लास स्लैब से कैसे रिफ्रैक्शन होता है। यानी कि इस तरह से देखो क्या है, ये ग्लास स्लैब है। तो इसमें जब रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा तो बताना है कि शीशा के अंदर एक्चुअली क्या हुआ उस रे ऑफ लाइट के साथ, और वो रे ऑफ लाइट जब बाहर निकला तो फिर क्या हुआ। तो पूरा इसी का एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, हर सरफेस पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। तो हम लोग यूज करेंगे स्नेल्स लॉ, और कैसे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं तोड़ ताड़ करके, बहुत सारे तरीकों से। ये सारे तरीके जितना उसको तोड़ ताड़ के लिखना हो, जो भी कष्ट मेरी जिंदगी में दिया है किसी जमाने में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो सारे कष्ट का बच्चों निवारण जो है ना, मैंने पिछले लेक्चर में किया है, यानी लेक्चर 11 में। तो वो आपको दुख ना दे, है ना, आपको कष्ट एकदम नैनो लेवल में भी ना हो, तो उसका दुख का जो निवारण है तो उस लेक्चर को देख लीजिएगा, तो आपको कष्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक। और नहीं तो मुझे कष्ट हुआ है तो हो सकता है कि आपको भी कष्ट, और आपको कष्ट होगा तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो लेक्चर 11 जरूर देख लीजिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। शुरू करते हैं लेक्चर 12। क्या करें देखते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले हाँ, है ना, मैंने बोला था आप लोग के लिए, ठीक है। क्या बोला था देखो, एक लास्ट में याद है पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन दिए थे, बोले थे कि खुद से ट्राई करना, लेकिन कुछ कमेंट आया कि जो सर मेरे से नहीं बना। कोई बात है, देखते हैं जरा कि क्या है, ठीक। उसके बाद बताता हूँ रिफ्रैक्शन वाला। तो क्या दिए थे सवाल कि इफ एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट रेस्पेक्टिवली आर द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, म्यू नॉट मैग्नेटिज्म में पढ़े हैं, ठीक है। एप्सिलॉन एंड म्यू आर द क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज इन ए मीडियम। यानी कि वैक्यूम के अंदर जो कांस्टेंट देके रखा है कि एप्सिलॉन नॉट, एक क्या है, म्यू नॉट। किसी मीडियम में जो ये परमिटिविटी होता है उसको कैसे लिखते हैं, एप्सिलॉन, और ये म्यू नॉट को क्या लिखते हैं, म्यू, है ना। और इसी तरह से रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर होता है। साइड में अगर मैं लिख दूं कि एप्सिलॉन आर क्या, तो बोलेंगे एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, और यही एप्सिलॉन आर को क्या कहते हैं, के भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। सिमिलरली म्यू आर क्या होता है, तो बोलेंगे म्यू बटे म्यू नॉट। तो जब जरूरत पड़ेगा हम लोग लिख लेंगे, ठीक। बोलता क्या, ये सब हो गया। बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बोला, ऑफ द मीडियम, विथ रेस्पेक्ट टू बोला ही नहीं। तो जब नहीं बोलता है इसका मतलब क्या होता है, ऊपर में एयर। तो जब नहीं बोला इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, एयर। तो इसको लिखते कैसे हैं, तो शॉर्ट ट्रिक याद करिए, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। क्या लिखना चाहिए हमें लिखना क्या चाहिए, तो बोले कि भाई स्पीड में लिख देते हैं। क्यों स्पीड में लिखेंगे, ये कैसे आपको पता चला सर स्पीड में ही लिखेंगे, क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट स्पीड का इन टर्म्स ऑफ दिस एक रिलेशन होता है, जिसको कि हम लोग ईएम वेव्स में पढ़े बच्चों, पढ़े मैग्नेटिज्म के अंदर भी पढ़े, ठीक। नहीं होगा तो देखता हूं बीच में बता दूंगा। देखो तो ऊपर में क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लिख देंगे, एयर ऊपर ऊपर नीचे नीचे। मीडियम है तो स्पीड इन द मीडियम हो जाएगा। स्पीड इन एयर को डिनोट करते हैं सी से, और मीडियम में जो वेलोसिटी और सिंपल्स उसको वी लिख देंगे। तो ए म्यू एम हो गया सी बटे वी। ए लिखने की जरूरत है नहीं है ना, अंडरस्टूड है। तो पता है कि ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो रे जाएगा कि कहाँ से, एयर से जाएगा किसी मीडियम में। तो भैया जब अंडरस्टूड ही है तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि सिंपल लिखो म्यू इक्वल टू क्या, सी बटे वी, ठीक है। हाउ टू राइट सी, हाउ टू राइट वी। तो एक रिलेशन है बच्चों, क्या सी इक्वल टू क्या होता है बताओ, 1 बटे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। पढ़े या नहीं ये वाला, एकदम पढ़े। मैं शॉर्ट में बता दूं कि कहां से आता है, ये ओरिजिन बताता हूं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े कि छोटा के जो होता है क्या होता है, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्स कांस्टेंट। ये होता था 9 × 10⁹। और जब मैग्नेटिज्म में गए बायोट-सैवर्ट्स लॉ के अंदर जो कांस्टेंट आया था के बराबर, वो क्या था, म्यू नॉट बटे 4 पाई, जिसका वैल्यू हो जाता है 10⁻⁻⁷। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैग्नेटिज्म से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड अगर करेंगे तो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भागा हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, डिवाइड कर दिए तो देखो क्या आता है, तो 9 × 10⁹ डिवाइडेड बाई 10⁻⁷। ये क्या हो जाएगा, नीचे ही 4 पाई है, नीचे ही 4 पाई कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, म्यू नॉट ऐसे आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। 1 बटे इतना, और ये 4 पाई समझ लो एक तरह से ऊपर चल गया, तो म्यू नॉट फिर से किधर रह जाएगा, नीचे। और ये क्या आ रहा है,
ये आ रहा है 9 इंटू 10⁻9 प्लस हो जाएगा 7 ऊपर गया तो 9 7 16 यानी कि 9 इंटू 10 कितना 16। भाई इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो बोले कि ये हो जाएगा देखो 3 का स्क्वायर, ये 10⁸ का होल स्क्वायर, यानी इसको सेटिंग करके 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं। 3 3 जा 9 और 10⁸ 2 जा कितना हो जाएगा 16, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या है स्पीड ऑफ लाइट यानी कि c स्क्वायर। तो c स्क्वायर बेसिकली आ गया मेरा कितना 1/ε0 म्यू नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है, अब जरूरत पड़ा तो बोल दिए। देखो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो भैया ये इलेक्ट्रो है ये मैग्नेटिक है, और इन दोनों को डिवाइड किए तो लाइट आ गया यानी कि ठीक है भाई डेफिनेशन पढ़ते हैं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो एक इलेक्ट्रो लाओ एक मैग्नेट लाओ, उससे देखो कहीं लाइट आ रहा है क्या, बिल्कुल इलेक्ट्रो लाए मैग्नेट लाए, इलेक्ट्रो बटे मैग्नेट डिवाइड किए भैया लाइट आ गया, तो यानी एक रिलेशन ठीक है, यानी कि कहने का मतलब गलत न है। तो c इक्वल टू हो जाएगा कितना √ε0 म्यू नॉट। अब ये देखो क्या है स्पीड ऑफ लाइट क्या चीज में है, पॉइंट टू बी नोटेड, स्पीड ऑफ लाइट c जब बोलते हैं ना तो ये होता है इन वैक्यूम, क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसीलिए वाला वैक्यूम वैक्यूम है। सिमिलरली अगर स्पीड ऑफ लाइट इन अगर हम मीडियम बोलेंगे तो मान लो अगर हम बोले स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो क्या करोगे तो v लिख देंगे मीडियम में, तो ये हो जाएगा क्या, तो बोले कि भाई वैक्यूम तो वैक्यूम वैक्यूम, तो मीडियम तो मीडियम मीडियम, मीडियम में क्या बोलते हैं एप्सिलॉन बोलेंगे, म्यू को क्या बोलते हैं म्यू बोलेंगे, तो ये हो गया एक अलग रिलेशन। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, c/v निकल गया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता है स्पीड के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, बस दोनों को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया। तो यहाँ क्या करेंगे c/v है, c होता है 1/√μ0 ε0 भागा ये हो जाएगा √μ इंटू एप्सिलॉन। देखो कि क्या है, ये है सबसे नीचे चला जाएगा सबसे ऊपर, हेंस ऊपर हो गया म्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई, देखो ये चला गया ऊपर, ये आ जाएगा नीचे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, हेंस ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, तो एक बड़ा सा रूट, तो म्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। दिस इज क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों याद रखिएगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा नहीं कि म्यू म्यू काट दिए, नहीं, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये म्यू क्या है परमिएबिलिटी, क्या है परमिएबिलिटी। तो ये आंसर हो गया, क्योंकि सवाल के अंदर ना सिर्फ यही सब पैरामीटर्स दिया था, लेकिन इसको सेटिंग करके हम लोग ये भी लिख सकते हैं जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन में आ सकता है भाई म्यू बटे म्यू नॉट क्या कहलाएगा म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी, और एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाएगा एप्सिलॉन आर, यानी कि ठीक है। देखे कैसा है ना, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक है रटंती विद्या और उसी लाइन में कैसे कुछ कुछ बोल करके सच में सेटिंग वोटिंग करके तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू √μr एप्सिलॉन आर। चलो चलते हैं अगला सवाल, यहां से सवाल नहीं शुरू करते अपना पढ़ाई कि रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड लेटरल शिफ्ट, एक टर्म आएगा लेटरल शिफ्ट जिसको कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि एक ग्लास स्लैब जैसे अगर है, एक ग्लास स्लैब ऐसे है, इसका कुछ थिकनेस, ये वाला जो होगा क्या कहलाता है थिकनेस, जिसको कि टी से हम लोग बच्चों डिनोट करते हैं। देखो एक ग्लास स्लैब है, ये हो गया टी, ठीक है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ये पहला सरफेस तो इसको बोलेंगे ए बी, ये दूसरा सरफेस सी डी, तो इसके ऊपर क्या है एयर, इसके बाहर क्या है एयर, बीच में क्या हो गया ग्लास। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का हम जानते हैं कि म्यू जी इक्वल टू कितना होता है 1.5 यानी कि 3/2, ठीक है। तो बताओ कि जब लाइट ऑफ इसमें आएगा ना तो कैसे कैसे बिहेवियर करेगा। इसी में यही टॉपिक में जैसे हम शुरू करते हैं पढ़ना ना, एक हमसे डेरिवेशन पूछा जाता है बोर्ड्स में, क्या पूछा जाता है ये कि प्रूव दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहां पर रे ऑफ लाइट आएगा नॉर्मल के साथ बनाएगा, फिर शीशा के अंदर गया रिफ्रैक्शन हुआ, फिर बाहर इमर्ज किया, बाहर आया, तो जो रे ऑफ लाइट बाहर आएगा दैट इज नोन एज इमर्जेंट रे। तो नॉर्मल के साथ इमर्जेंट रे जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, कि कितना एंगल से वो इमर्ज कर रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक। तो हमको प्रूफ करके बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों सेम होता है कब, व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू ए ग्लास स्लैब विथ पैरेलल फेसेस। पैरेलल फेसेस का मतलब देखो पहला सरफेस ए बी और दूसरा है सी डी, दोनों कैसा है पैरेलल टू ईच अदर। तो जब पैरेलल फेसेस होगा तभी जाकर के ऐसा होगा, प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है करते हैं।
कोई बात, बनाना चालू करें डायग्राम। तो बोले कि लेट को एक रे ऑफ लाइट आ रहा है ऐसे, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चों, नॉर्मल, थोड़ा सीधा बनना चाहिए। क्या बनाएंगे यहाँ पर, एक नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे, ये है मेरा नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक होगा क्या, एयर से ग्लास में जा रहा है, यानी कि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो ये बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल करेगा। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया, यानी कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं रहता तो क्या होता, तो बोलते हैं ये रे ऑफ लाइट सीधे जाता है, स्ट्रेट। तो दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट। लेकिन अब क्या हुआ, बेंड कर गया। तो बेंड कर गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, क्या है ये, ज़्यादा इसमें लिखूंगा बच्चों, समझ लेना क्या ये, रिफ्रैक्टेड रे। क्या ये, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, एक नॉर्मल। क्या बना देंगे यहाँ, एक नॉर्मल, है ना। तो देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, बोथ आर क्या है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, और उसके बीच में एक लाइन ऐसे समझो कि काट रहा है, यानी ट्रांसवर्सल। तो हमको पता है कि कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट है, ऐसे कोई लाइन काटेगा, तो अगर ये आर होगा तो ये वाला भी क्या होगा, आर होगा। क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये आर है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, आर। देखो है कि नहीं, ऐसे ऐसे देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर क्या होगा, बोले अब रे ऑफ लाइट जो है ना, है डेंसर मीडियम में, अब आ रहा है रेयर में, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल से अवे भागेगा। तो नॉर्मल से अवे भाग गया, ठीक, सीधे नहीं जाएगा, ऐसे अवे भागेगा। तो ये इस तरह से बच्चों भागता है ना, इस तरह से भागता है। अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये जो फाइनल रे निकला, दिस इज नोन एज एमर्जेंट रे। क्या कहलाता है, एमर्जेंट रे। और ये कौन सा है, ये है इंसिडेंट रे है, ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। तो उसे थोड़ा सा घसक कर करके चलता है और पैरेलल दोनों जाता है। कैसे जाता है बच्चों, दोनों पैरेलल जाता है। बस कह सकते हैं कि ओरिजिनल रास्ता यहाँ था, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा घसक कर करके पैरेलली ऐसे जाने लगा। तो जितना घसक करके जाने लगा है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लेटरली जो है थोड़ा सा घसक गया और फिर जा रहा है ना। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसी को बोलते हैं डी। दिस इज नोन एज लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जिस एंगल से बाहर निकला नॉर्मल के साथ, इसको हम लोग बोल देते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस ई। सारा डायग्राम क्लियर है, क्लियर है। हमको प्रूफ करना है क्या, कि बताओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंसी ये बराबर है, तो करे क्या। तो बोले कि भाई जब भी कभी रिफ्रैक्शन हो रहा हो ना, बस स्नेल्स लॉ लगाते जाओ, हर एक पॉइंट पर कहानी खत्म। वही म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। लिखने का तरीका पिछले लेक्चर में सब क्लियर है। लेट ये ले लेते हैं, पॉइंट है क्या P, और ये पॉइंट ले लेते हैं Q। सिंस यहाँ पर भी रे जो है रिफ्रैक्शन हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हुआ है, तो क्या करें, सबसे पहले अप्लाई स्नेल्स लॉ। क्या लिखेंगे, अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहाँ पर अप्लाई करना है, एट पॉइंट P पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं। देखो बच्चों क्या बोलेंगे, एयर से गया है ग्लास में, एयर से गया है ग्लास में, तो लिखें कैसे, एयर से गया है ग्लास में, ठीक है। एंगल हमारे पास लिखा हुआ है, तो एंगल के टर्म्स में कैसे सिखाएं, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। एयर में कौन सा एंगल बन रहा है, देखो जरा, साइन आई, साइन आई, ठीक है। ग्लास में कौन सा एंगल बन रहा है, ग्लास में बन रहा है साइन, मतलब ये आर, तो साइन आर हो गया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कितना मस्त है भाई, ऊपर ऊपर नीचे नीचे कहानी खत्म, एयर से ग्लास में गया, खत्म। लिख लो पूरा जितना ये सब चीज़ें, ठीक है, बढ़िया से। फिर अगला चीज लिखता हूं। अब क्या लिखेंगे इसके बाद, कि स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे एट पॉइंट Q। तो अब लिखते हैं क्या, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट Q। जैसे ही बच्चों ना स्क्रीन से जैसे हट जाता हो, तो आराम से वीडियो रोक कर करके बढ़िया से लिख लिया करो, कोई दिक्कत है ना। रिकॉर्डेड वीडियो का तो फीचर है, बड़ी अच्छा से आराम से लिखा जा सकता है, ठीक। तो स्नेल्स लॉ लगाए वहाँ पर, क्या हो जाएगा सोचो। तो बोले अब कहाँ से कहाँ रह गया है, तो बोले शीशा से चल गया हवा में। तो बोले कि भैया शीशा ग्लास से चला गया हवा में, ठीक है। एंगल लिखो, ग्लास का ऊपर, ग्लास में कौन सा एंगल बना रहा है, आर, तो ये हो गया साइन आर, ठीक है। एयर में कौन सा बना रहा है, बोले एयर में बना रहा है ई, तो ये हो गया साइन ई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, इक्वेशन 1 और 2 को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दो मल्टीप्लाई। तो ये है ए म्यू जी, ठीक है, इनटू ये है जी म्यू ए, तो दिस इज जी म्यू ए। आंसर कितना आएगा, तो ये हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, इनटू ये है साइन आर बटे क्या है, साइन ई, ठीक। जैसे बोलोगे ना सर आपको कैसे पता चला कि यही सब स्टेप्स लिखना है,
मतलब कैसे आपको समझ में आ रहा, क्या रटे हुए हो तो वो उठा करके छापे जा रहे हो? हम लोग को कैसे पता चलेगा, मतलब है ना, आप लोग अपने सोचो कि सर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि इस डेरिवेशन मुझे क्या करना चाहिए? पॉइंट वाला बात है ना, हम लोग तो दिन भर लिखते रहते हैं इसलिए पता है, आप लोग को फर्स्ट टाइम पढ़ो कैसे पता चलेगा? तो बस यही चीज है, कहीं रे ऑफ लाइट जा करके रिफ्रैक्ट किया है क्या? किया है, बस देखो एक जगह रिफ्रैक्ट किया भैया स्नेल्स लॉ, फिर रिफ्रैक्ट किया, फिर से स्नेल्स लॉ, फिर रिफ्रैक्ट किया, फिर से स्नेल्स लॉ, कुछ कुछ हो ही जाएगा रास्ते में, बस खत्म। अब देखो कैसे दिमाग चला कि मल्टीप्लाई ही करना है, ए म्यू जी है, जी म्यू ए है, हाँ याद आया पिछला लेक्चर, एयर से ग्लास, और दूसरा लाइन में बोला ग्लास से एयर, यानी एक दूसरे का उल्टा है, एक दूसरे का क्या है, उल्टा है लिखा हुआ, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लग रहा है ना, एयर से ग्लास, ग्लास से एयर, क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे, पता है कि कट जाएगा क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है ये। तो यहां से क्या उड़ रहा है, साइन आर, साइन आर राइट साइड में आ गया, साइन ई आई डिवाइडेड बाई साइन ई, ठीक है। अब कैसे लिखोगे, देखो एयर म्यू ग्लास है और ये लिखा हुआ ग्लास म्यू एयर, बोले भैया जस्ट इसका उल्टा है, तो इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पलट करके लिख दो, पलट करके क्या लिखेंगे, तो ये बन जाएगा ए म्यू जी। क्या मैं कह रहा हूं बच्चों कि 1 म्यू 2 कहीं लिखा हुआ, अगर मुझे बोलना हो 2 म्यू 1 तो पलट करके बोलो, क्यों, क्योंकि हम उल्टा कह रहे हैं इसीलिए, तो ये दोनों बराबर हो जाता है, तो वही चीज है, इसको पलट के बोल दिए, इस साइड आ जाएगा साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। अब देखो क्या है, ए म्यू जी कट गया, इधर आ गया 1, यानी 1 इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन ए, क्लियर। हेंस साइन आई बराबर हो जाएगा साइन ई, तो साइन साइन हट गया बच्चों, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ई, यानी कि देखो क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, कब, जब ग्लास स्लैब का जो फेसेस हो कैसा हो, पैरेलल फेसेस हो। तो आई बराबर ई हो गया, तो इससे क्या हम समझे, प्रूफ तो हो गया, ठीक, आई बराबर ई। देखो जरा क्या मतलब कि नॉर्मल से अगर 30 डिग्री पर जो है रे ऑफ लाइट अगर आ रहा है, तो भैया नॉर्मल से 30 डिग्री पर ही क्या होगा, ये निकलेगा ऐसे, यानी कि नॉर्मल से सोचो 30 डिग्री और नॉर्मल से फिर से 30 डिग्री ही है बच्चों, तो होगा क्या, बोलो जरा, 30 डिग्री मतलब वर्टिकल से इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पर जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला कैसे, वर्टिकल से ये भी 30 डिग्री इंक्लाइंड होकर जा रहा है, इट मींस दैट दीस टू रे विल बी क्या हो जाएगा, पैरेलल टू ईच अदर, यानी इंसिडेंट रे विल बी पैरेलल टू द इमर्जेंट रे, ठीक है। तो ये रिजल्ट का हम यूज कर लेंगे। व्हाट डज दिस मीन, तो बोले भैया इट मीन्स दैट द इमर्जेंट रे, दैट द इमर्जेंट जो रे होगा, इमर्जेंट रे विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे होगा। अब इसका हम लोग खूब यूज करेंगे आगे के लेक्चर्स और यहां पर भी, जब भी पैरेलल फेसेस आएगा हम दोनों को पैरेलल कर देंगे, फाइनल इमर्जेंट रे, और एंगल ऑफ आई और ई को मान लेंगे सेम, ठीक है। यहां देखते हैं बच्चों, देखो है ना, व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू ग्लास स्लैब, क्या है, दो जो अभी हम लोग पढ़े वही कंक्लूजन के रूप में लिखा हुआ है कि इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे एंड लेटरली डिस्प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे। ये लेटरली डिस्प्लेस का मतलब ही समझ में आ गया कि कोई रे ऑफ लाइट ऐसे है डॉटेड 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 डॉटेड, देखे कि रिफ्रैक्ट होकर के फिर पैरेलली निकलता है, तो बोले भैया थोड़ा सा जो है ना क्या हुआ है, हल्का सा घसक गया है, पैरेलली थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया इसे, तो दिस इज नोन एज क्या, लेटरल शिफ्ट। डी को क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट, और लेटरल देखो क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये, तो यही है मेरा डी, ठीक है। ये दो चीज क्लियर हो गया यहाँ पर कि पैरेलल होगा रे और लेटरली डिस्प्लेस्ड होगा विथ रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे से थोड़ा सा घसका हुआ है, ठीक। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर, जरा लेटरल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि पता है हर जगह पर जैसे बोर्ड्स को देखे तो डेफिनेशन तो पूछता है भाई प्रूफ, तो हम लोग बोर्ड्स प्लस कॉम्पिटिशन दोनों करते हैं, सब कुछ सटीक समझ में आना चाहिए ना। देखो क्या है, व्हाट इज डी, तो बोलेंगे इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द किसके किसके, इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। कब भाई, when light is incident कैसे, obliquely on a refracting glass slab with parallel faces। obliquely वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि पता है भाई obliquely अगर इंसिडेंट होगा तभी जाकर के क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। नॉर्मल अगर आएगा नो रिफ्रैक्शन, कुछ कहानी नहीं बनेगा ये सब, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इमर्जेंटल जो रे है या लाइट जो भी बोलो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, पता चल गया भैया लेटरली डिस्प्लेस तो होगा, निकालो उसका एक्सप्रेशन,
रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर स्लैब में डिराइव एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, डी का निकालना है हमें। ठीक, तो जरा डायग्राम समझते हैं। देखो यहां से लेकर के यहां तक बच्चों इसको बोलते हैं टी, टी को बोल देंगे थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। क्या बोलते हैं? थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब हो गया। ठीक है, अच्छा यहां से रे ऑफ लाइट आया, पहला देखो पी क्यू फेस है, दूसरा है आर एस, तो ये हो गया दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर ये है क्या, ग्रीन से जो बना हुआ दिस इज नॉर्मल, ऐसे आ गया। ठीक है, यहां से नॉर्मल से लेकर के ये जो एंगल बना रहा है, कितना एंगल बनेगा, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर जितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी अगर नॉर्मल है, देखो है ना नॉर्मल, इस पॉइंट पर गया तो नॉर्मल, दिस इज ऑल्सो क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो बाहर निकला दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। हमको पता चल गया है कि आई और ई क्या होता है, बराबर होता है, ये दोनों पैरेलल होता है, तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चाहे यहां पर बनाओ डी, या घसकाते 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 एग्जैक्ट यहां से भी हम लोग परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप कर दे तो क्या दिक्कत है ना, चाहे ये डिस्टेंस बोलो, चाहे यहाँ, तो एग्जैक्ट इस पॉइंट से अगर ड्रॉप किए हैं तो वो भी कहलाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट ही कहलाएगा, डी। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा बच्चों, डी। सर क्या कर रहे हो, है ना, करना क्या चाह रहे हो? बिल्कुल मेरा टारगेट है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट का ना कुछ आंसर आए, किस फॉर्मेट में आना चाहिए। तो बोले भाई मेरा बात सिर्फ एक चीज होता है, क्या, ग्लास स्लैब है, एक रे ऑफ लाइट हमने इंसिडेंट करवाया, लेट एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, बस। आई हमको पता है क्योंकि मैं खुद इंसिडेंट करवाऊंगा, और शीशा पर हो रहा है तो शीशा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को पता होता है। यानी पता क्या क्या है, पता क्या क्या वो देख लो, वी नो, हम लोग जानते क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वी नो क्या, एक तो जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हैं कि शीशा है तो कितना है। अच्छा, दूसरा कि भाई जब शीशा ले ही रहे तो इसका थिकनेस तो पता ही होगा कि कितना मोटाई का ये, इतना है कि इतना है, इतना है, यानी कि हमको इसका थिकनेस पता होगा, बस इतनी चीज पता हो। शीशा के अंदर गया, कितना रिफ्रैक्शन हुआ वो सबसे मतलब नहीं, कितना एंगल से बाहर निकला वो सबसे मतलब नहीं है, बस भाई ये तीन चीज मेरे को शुरू में दिखाई देगा, बस इतना। 30 डिग्री पर है, शीशा का थिकनेस कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, बताओ कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी रे ऑफ लाइट कितना घसक करके जाएगा, कैसे निकालें। तो क्या करें, तो हम ना यहीं पर कुछ कुछ करते हैं जिससे कि ये डी जो है ना कुछ निकाल सके। तो देखिए कि भाई आई जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, अच्छा फिर यही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इधर हो गया और इधर है डी, यानी हम कुछ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना कि इधर से आते हैं, आई निकालने के लिए क्या है, हमको आर के पास आना पड़ेगा, और आर देखते ये भी आ रहा है तो इधर से जाएंगे तो दूसरा ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, तब जाके डी निकलेगा, यानी दो रास्ते। एक बार इस ट्रायंगल को देखो बच्चों, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल है ना, इसको पॉइंट मान लेते हैं, लेट इट बी है ये एम, क्या पॉइंट है, लेट इट बी या पी क्यू है, चलो ठीक है एम ले लेते हैं, और एक बार लेते हैं ये ट्रायंगल, ये देखो दिस इज ऐसा, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल, तो एक बार बी एम सी और दूसरा ले लेते हैं, और दोनों एम ही हो जाएगा ना, पॉइंट अलग कर लो, कोई पॉइंट ले लेते हैं, टी नहीं लेते हैं, पी क्यू आर एस टी एम, एन ले लेते हैं ना, एन, एन तो नॉर्मल हो जाएगा, कोई और ले लो, एम एन ओ पी क्यू, चलो ओ ले लेते हैं, कोई बात चलेगा, ओ तो कहीं नहीं है, हाँ ठीक है सब कुछ लिया हुआ है, ठीक है, ए बी यहाँ लिया हुआ है, सी डी इधर लिया, कोई बात है, ओ। तो एक बार बोलते हैं कि बी ओ सी एक ट्रायंगल उठाते हैं, उसमें ये 90 डिग्री है, अच्छा उसमें से बी ओ जो साइड है ना वो गिवन है मेरे को, कितना, टी, तो दिस थिकनेस इज गिवन, ये हमें चाहिए और हमको जाना है उस ट्रायंगल में, तो क्या करें, तो बोले भाई इधर से उधर जाने के लिए एक साइड उठा लेते हैं, ये एक ऐसा साइड है बी सी जो कि कॉमन साइड है किसके, इस ट्रायंगल में और उस ट्रायंगल में, ठीक। तो हम बोले अच्छा कुछ हिसाब करते हैं, इस ट्रायंगल में टी गिवन है तो इसका यूज करना है, और ये वाला साइड को उठा लेंगे बी सी, क्यों, क्योंकि फिर इसका यूज करके उस ट्रायंगल में चले जाएंगे बच्चों। तो सबसे पहला क्या करते हैं, इन ट्रायंगल देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल बी ओ सी में ये आर के सामने, एंगल के सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, यानी कि बेस बटे हाइपोटेनियस, तो लगा देंगे कॉस, तो बोले कि भाई कॉस आर बराबर हो जाएगा बेस, बेस बी ओ है, हाइपोटेनियस क्या है, बी सी है, तो भैया बी ओ क्या है, टी डिवाइडेड बाई क्या है, बी सी, यहाँ देखो बी सी बराबर कुछ निकल करके आ जाएगा, कितना हो जाएगा, टी बटे कॉस आर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो एक ट्रायंगल में हमने बी सी निकाल लिया, ठीक है। अब ये कॉमन है उस ट्रायंगल में जहां पर मेरे पास डी है, तो भैया इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों, और कहीं ना कहीं हमको आई का यूज करना है, तो बोले एक तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है हाइपोटेनियस, ठीक है ठीक है ठीक है, ये है डी,
इस एंगल का कुछ हिसाब किताब हो सकता है क्या बच्चों? देखना, ये लाइन को खींच दो ऐसे और ये लाइन नॉर्मल को खींच दो ऐसे। देखो अगर ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई तो ये भी टोटल एंगल कितना होगा? बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ही हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, उस टोटल में से आई में ये वाला है छोटका आर, तो बताओ कि ये एंगल कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे टोटल एंगल आई में से आर क्या कर दो? माइनस कर दो, तो दिस बिकम्स आई माइनस आर। हो गया। तो ये एंगल के सामने वाला साइड हमको जरूरत है, तो एंगल के सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला साइड होता है हाइपोटेन्यूस। तो हम लोग लगाते हैं साइन ताकि हो जाए P बटे एच। एच क्यों ले रहे हैं? तो क्योंकि BC हमें इधर से पता है। ठीक, आ जाओ, मतलब पता चलना चाहिए ना कि मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ भैया, क्यों ले रहा हूँ, वरना मैं लेते चले जाऊँगा, आपको लगेगा ठीक है टीचर को है सब याद ही है, लिखे जा रहा है खुद समझ में आना चाहिए भैया क्यों कर रहे हैं, क्यों हम इस ट्रायंगल को लेकर के उधर गए। हाँ, तो वो सब थोड़ा पिक्चर में आना चाहिए। चलो उठाते हैं। इन ट्रायंगल BCM में क्या है? साइन आई माइनस आर उठाते हैं, क्योंकि हमें चाहिए क्या, कहीं कॉस उठा लेते हैं, कहीं साइन उठा लेते हैं, पता चलता है हमको जरूरत है। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, यानी कि देखो CM डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? BC। ठीक है, CM डिवाइडेड बाय BC। CM क्या है? दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट D CM। BC रहने देते हैं भैया, BC उधर से निकला, उसको उठा करके वहां पर क्या करेंगे? पुट करेंगे। चलो करते हैं पुट। तो दिस इज साइन आई माइनस आर, या फिर ऐसे कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो D बराबर देखो यहां से आ जाएगा BC टाइम्स हो जाएगा बच्चों कितना? साइन आई माइनस आर। BC क्या है? ये है T बटे कॉस आर, तो T बटे कॉस आर आई इंटू साइन आई माइनस आर। दिस इज क्या हो गया? D का फॉर्मूला हो गया। यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो गया? थिकनेस बता दो, साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे? कॉस आर। ठीक, तो यहां पर ना बेसिकली दो फॉर्मूला आता है बच्चों। फॉर्मूला देखो कैसे बोल देंगे, D इक्वल टू क्या हो गया? T ऐसे लिख लो, और दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे, साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं? कॉस आर। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। ये हो गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। न्यूमेरिकल ऐसा भी आता है कि ये T अगर डिवाइड कर दे तो D बटे T हो जाएगा, D बटे T। तो बचेगा मेरे पास क्या? साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई हो जाएगा कॉस आर। ठीक है, तो देखो इसको क्या बोलेंगे? सबसे पहले इसको लेटरल शिफ्ट बोलो या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, दोनों। चलो शिफ्ट छोटा लेटर लगता है तो लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट बड़ी लंबा लगता है लिखने में। लेटरल शिफ्ट हो गया। तो ये क्या है? लेटरल शिफ्ट पर यूनिट T, पर यूनिट थिकनेस, T थिकनेस है, यानी हर एक मीटर में कितना लेटरली डिस्प्लेस करता है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज लेटरल शिफ्ट पर यूनिट थिकनेस। तो ये कभी कभी न्यूमेरिकल में दिया हुआ रहता है, तो हम लोग उसको यूज करके लिखेंगे साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर। अब इसमें देखोगे क्या है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी आया नहीं है ना। जो बोले थे कि एक तो T हमको पता होता है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, थिकनेस आ गया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आया है शीशा का। R क्या है ना? R तो शीशा के अंदर कितना एंगल बनेगा रिफ्रैक्शन, उससे भैया शीशा के अंदर घुस करके कौन देखने जा रहा है कि कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना है दे सवाल में तो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं बस शीशा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, बस आंसर बताओ। तो यानी कि म्यू जो है ना इसके अंदर लाओ कहीं से खोज खाज करके। ठीक, तो ये लाएंगे अभी। क्लियर हुआ? तो ये था पूरा लेटरल डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन इसमें एक और कारनामा अभी हमें करना है। ठीक, देखते हैं। अच्छा, इसके आगे एक सवाल ही सॉल्व करता हूं बच्चों, जरा एक सेकंड रुकना। ठीक, जो भी पढ़ाए ना उस पर बेस्ड जरा एक सवाल देखते हैं, बन पाएगा क्या? चलो नहीं बन पाएगा, पूरा पढ़ाई ही लेता हूं सोच रहा था कि बना लूं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने यूज पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट D बराबर आया ना ऐसा, T बटे कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। इसी को आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों। ठीक है, चलो करते हैं प्रोसीड। तब बोलेंगे D इक्वल टू है कितना? T साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कितना है? कॉस आर। तो प्रोसीड करेंगे तो देखो ये बनेगा किस तरह से, खोलते हैं इसको। साइन A माइनस बी, क्या है ये? साइन A माइनस बी हो क्या जाएगा? तो बोलेंगे कि साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। क्या किए? कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लगाए हैं? तो कहीं मैं फॉर्मूला लिख दूं यहां पर कि देखो साइन A माइनस बी का होता है बच्चों क्या? साइन A कॉस B
माइनस कॉस ए साइन बी, क्या होता है माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो मेरे पास साइन ए माइनस बी था। जो बायो के स्टूडेंट हो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसीलिए देखो लाल कलर से जरा अलग से फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक, ताकि दिक्कत ना हो। क्या लिख रहे हैं कम से कम पता तो चले, हाँ भाई एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक। मैथ्स के लिए स्टूडेंट के लिए ठीक है। साइन ए माइनस बी क्या होता है, राइमिंग। एक बार साइन ए बोलो तो कॉस बी बोलो, देखो साइन ए कॉस बी, फिर पलट दो, फिर कॉस ए बोलो साइन बी, लिख दिए जो ही ये था। डिवाइडेड बाई क्या है भाई, कॉस आर। अनिल सर आप क्या कर रहे हो बताओगे हम लोग को भी, मैं ना म्यू लाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, ठीक। कैसे आएगा देखते हैं। तो साइन है, ये कॉस आर देखो इधर भी डिवाइड जाएगा, इधर भी डिवाइड जाएगा, तो भैया इधर अगर डिवाइड जाएगा तो ये हो जाएगा साइन आई कॉस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर, माइनस इधर है कॉस आई साइन आर डिवाइडेड बाई कॉस आर, ऐसा कुछ। यहां से कॉस आर चला गया तो टी ये हो रहा है साइन आई माइनस इधर क्या हो रहा है कॉस आई साइन आर डिवाइडेड बाई कॉस आर। ठीक है, ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का कुछ ऐसा आया है। देखो टी में आ गया, आई में आ गया, बस म्यू किसी तरह से यहाँ सेटिंग करके लाओ। यहाँ भी आई है, इसको रहने देते, इसको नहीं छेड़ेंगे, इन दोनों में कुछ कुछ करना है हमें, ठीक। हालांकि पता है साइन बटे कॉस, देखो साइन आर बटे कॉस आर टेन आर हो जाएगा, लेकिन अलग अलग हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हमको समझ में आ रहा है कि साइन आर हमें चाहिए, साइन आर हमें चाहिए, तो लाओ उस डायग्राम से खोज करके, बस साइन आर आ जाएगा ना, कॉस आर हम ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेंगे, ठीक है। जरा डायग्राम से खोज करके लाएं साइन आर, आ जाओ भाई। देखो इस ट्रायंगल में कहीं से साइन आर लाया जा सकता है क्या, तो बोले भाई साइन आर कैसे आएगा बच्चों, स्नेल्स लॉ लगा दो बी पॉइंट पर। कहां पर, बी पॉइंट पर, तो स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी। तो जैसे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हमें पता है साइन आर चाहिए था। देखो ये क्या है, ये है एयर और ये क्या है ग्लास। लाइट कहाँ से गया भैया, एयर से ग्लास में गया, तो लिखते हैं कि एयर से ग्लास में गया है। एंगल कैसे सीखा है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, एयर का छापो, एयर में आई तो एयर में साइन आई, ग्लास में कौन सा है साइन आर, देखो ग्लास में क्या है साइन आर, लिख दिए। रिफ्रैक्शन एयर लिखने की जरूरत है नहीं, तो सिर्फ ग्लास का लिखेंगे, तो ये हो गया साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, जब पता है ऊपर एयर ही है तो अंडरस्टूड है कि एयर से गया किस में होगा, ग्लास में ही गया होगा, यानी मीडियम में, तो भाई इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ म्यू लिखो। बाप रे बाप, इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया था 12th में कि भाई सिर्फ म्यू लिख देता है, पता नहीं चलता है कि किधर क्या है। ठीक, तो सिर्फ म्यू है मतलब अंडरस्टूड है ऊपर एयर नीचे ग्लास है, ठीक। हमको साइन आर चाहिए था, तो साइन आर देखो बच्चों यहाँ से क्या आ रहा है, साइन आई अब बटे हो जाएगा म्यू, देखे काम का चीज आ गया ना, साइन आर इधर साइन आई बटे म्यू, यानी कि आई और म्यू के टर्म्स में आ गया। तो अब इसको हम उड़ा देंगे, तो साइन आर आ गया ऐसा। हमको कॉस आर का भी जरूरत है, तो कॉस आर कहाँ से लाया जाए, बोले भैया इसी से कुछ कुछ सेटिंग करें। बोले ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता कितना है बच्चों 1। चलो थीटा ही लिखते हैं, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। हैंस कॉस थीटा अगर कभी जरूरत पड़ता है तो रूट अंडर लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि कभी साइन थीटा पता हो कॉस थीटा चाहिए तो ये लगाओ, हमारे पास साइन आर पता है हमको कॉस आर चाहिए, तो भैया फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस आर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। कहाँ से, क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री से। तो हम इसका फॉर्मूला जो आया है मेरा साइन आर का वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दो, तो रूट अंडर 1 माइनस एक जो आया, क्या आया भाई साइन आई बटे म्यू का होल स्क्वायर, देख लो रख दिए। क्या चीज़ का निकल रहा है मेरे को, कॉस आर निकल जा रहा है, ठीक है। अब उसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों की क्या आ रहा है, बढ़िया से करते जाओ। तो ये आ जाएगा देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर, एलसीएम ले ले, ठीक है ले लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर, तो यहाँ तो 1 ही है, तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस ये चला गया, तो ये हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर आई। हेंस देखो ऊपर तो जो है नीचे म्यू स्क्वायर है, तो रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 बटे म्यू, देखो म्यू स्क्वायर इधर हो गया, ये तो रूट के अंदर रह जाएगा, यानी कि म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। दिस इज कॉस आर का वैल्यू। तो कॉस आर मेरे पास क्या आ गया, देख लो सिर्फ आई और म्यू के टर्म्स में आया, तीनों चीज तो हमें पता था, आई म्यू और टी, तो कॉस आर ऐसा कुछ आ गया। साइन आर क्या है,
और cos r क्या है, ये दोनों का वैल्यू उठा करके हम लोग क्या करते हैं, रखेंगे वहां पे। sin r क्या है भाई, तो देखो यहां पर रखते हैं, बाबा रे बाबा बहुत गंदा आ रहा है, साइन आई माइनस कॉस आई, तो ठीक है। साइन आर कितना आया है, ये आया है साइन आई बटे म्यू, रख दिए। देखो साइन आर का वैल्यू इंटू 1 बटे कॉस आर का वैल्यू क्या आया है, वो आया है 1 बटे म्यू रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस कितना है साइन स्क्वायर आई, ऐसा कुछ आया, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ उड़ेगा क्या, ये म्यू म्यू क्या हुआ, चला गया, तो ऊपर बच रहा है बच्चों क्या, साइन आई कॉस आई, तो बोलेंगे टी बच रहा है साइन आई माइनस ऊपर है साइन आई कॉस आई डिवाइडेड बाई रूट अंडर में नीचे है क्या, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। हेंस साइन आई भी दोनों जगह पर है, तो भाई ये भी आ जाएगा कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस इधर बचेगा कॉस आई डिवाइडेड बाई रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर आई। ये लग रहा है जैसे क्या कि कौन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे भाई, कल ही साइन म्यू म्यू कॉस साइन कॉस किए हुए हैं सर। क्या करें, मेरा गलती है नहीं, पढ़ना है तो। देखो डी किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, टी आई और म्यू, यानी यहां से एक चीज हमें समझ में आया क्या कि डी डिपेंड्स अपॉन 3 पैरामीटर्स, क्या, टी म्यू, ऐसे लिखता हूँ पता है सेटिंग करके, जैसे नहीं VIT IIT NIT तो बोल दो म्यू IT, म्यू आई और टी, है ना, IIT NIT म्यू IT, ठीक है, ऐसे कॉलेज का नाम होता है ना VIT वेलोर, तो इस तरह से। तो डी डिपेंड्स अपॉन म्यू IT, एक म्यू पर डिपेंड करता है, आई पर और एक टी पर। सवाल है कि कैसे डिपेंड करेगा, अगर हम टी बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, तो देखो ये दिखता है एक्सप्रेशन, देखो टी तो इधर कहीं है नहीं सामने, इसका मतलब कि अगर थिकनेस ऑफ द स्लैब अगर बढ़ा दिए, मोटा शीशा अगर लिए, तो भैया ज्यादा लेटरली डिस्प्लेस करेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा आई इधर हटा दो, यहां से अगर आई बढ़ाएंगे तो साइन आई का वैल्यू बढ़ेगा, हेंस डी बढ़ेगा। बोलो सर इधर भी तो आई है, कोई बात नहीं, सब जगह पर वैल्यू रख करके चेक कर लेंगे। फिर म्यू के सहारे उसी तरह हम करते क्या, इन तीनों पर कैसे डिपेंड करता है, जरा डायग्रामेटिकल पिक्चर आपको बता देता हूँ, ठीक। ऐसे कैसे निकालोगे, आई का वैल्यू मान लो 30 डिग्री रख करके चेक कर लिए, फिर 45 डिग्री रख करके चेक कर लिए, तो भाई चेक कौन करने जा रहा है, किसके पास उतना टाइम है, चेक वुक नहीं करना है, हो गया। म्यू आई टी जैसा, ठीक है। आ जाओ कंक्लूजन, टी साइन आई कॉमन निकाले थे, 1 माइनस कॉस आई है ना ऊपर यहाँ, हाँ ठीक, 1 माइनस कॉस आई बटे रूट अंडर ऐसा। बच्चों देखो फ्रॉम अबव इक्वेशन वी कंक्लूड दैट लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस बाय ग्लास स्लैब क्या होता है पता है, इंक्रीज, जो रिजल्ट है पहले उसको बता देता हूं कि लेटरल शिफ्ट जो है, लेटरल शिफ्ट क्या होता है, इंक्रीजेस विथ क्या है, इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, यानी कि बोलता है कि डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टी, इंक्रीज कर जाता है डी जब थिकनेस इंक्रीज करता है तो। अच्छा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आई के, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो डी बढ़ेगा। और तीसरा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, यानी कि डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है म्यू, यानी जो रिजल्ट है बच्चों कंक्लूजन वो बड़ा अच्छा है। म्यू आई टी है भैया, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सब डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल है, तो टेंशन नहीं। थोड़ा विजुलाइज करें कि कैसे कैसे आंसर जरा बताओगे, बताता हूं बच्चों। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी कैसे है, ठीक है, देखते हैं। टी से सिर्फ हमें बताना है, तो बोले नॉर्मल से लेट जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी आई पर हो रहा है वही एंगल पर हम यहां पर भी क्या कराते हैं, इंसिडेंस करा देते हैं, सेम एंगल पर करा दिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। थिकनेस यहाँ छोटा है T1, यहाँ पर है मोटा शीशा, करके बताओ आंसर, देखो करता हूँ। तो थोड़ा क्या होगा, शीशा के अंदर गया बेंड करेगा, ये एक्चुअली जाने वाला था इधर, यहाँ से ये निकलेगा ऐसे, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ लेटरली, देखो जरा, दिस इज डी, समझ में आ रहा है, ठीक है, दिस इज D1 बोल देते हैं। दूसरा केस में बोले कि भाई पहले नहीं रहता शीशा तो ये जाता किधर, सीधा, ठीक, अब ये किया बेंड किया और यहाँ से ये जाने लगा ऐसे। अब देखो कितना डिस्प्लेसमेंट है D2, समझ में आ गया भैया। थिकनेस ज़्यादा रहेगा तो ये लाइट ज़्यादा दूर तक जाएगा, जितना दूर तक जाते जाएगा तो उतना वहाँ से रे से घसकते जाएगा, यानी कि T2 जो है, देखो रिजल्ट आ रहा है क्या, ग्रेटर देन T1 हमने रखा था, तो D2 क्या आ गया, ग्रेटर देन D1 आ गया, आया ना, ग्रेटर, ज़्यादा दूर से जा रहा है, इट मीन्स क्या, तो मीन्स क्या, D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है, सही है। ये होता है विजुअलाइजेशन, हमें दिखना चाहिए, फिजिक्स दिखेगा। नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस है कैसे,
तो सिर्फ हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ही चेक करना है। तो मान लो ये 10 डिग्री बच्चों, ये 60 डिग्री है, ठीक है, कितना है 10 डिग्री पर इंसिडेंस ये। तो थिकनेस क्या सब रखो सेम, शीशा भी सेम, सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस से बताओ। देखते हैं, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है तो सीधे नहीं रहता शीशा, तो कैसे जाता, सीधे जाता, ठीक है, चला गया। थोड़ा क्या करेगा, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड किया और फिर यहाँ से तो हमें पता है कि पैरेलली निकलता है। तो दिस इज क्या हो गया, D1 पहला में, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, अगर ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो भाई ये कैसे है, ये है ऐसे, नहीं रहता तो ऐसे जाता। अब ये बेंड करेगा, बेंड किया टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर यहाँ से ये निकला पैरेलली। अब देखो कितना हो गया, ये है डिस्टेंस D2, देखिए समझ में आ गया। यानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हम बढ़ाते हैं I2 इज ग्रेटर देन I1, तो देखिए कि भैया D2 भी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन D1 आ रहा है। इट मीन्स D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो T के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, I के भी डायरेक्टली। एक देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या हाल समाचार है भाई, ठीक। तो सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखना है तो क्या करें, T फिक्स कर दो, थिकनेस नहीं चेंज करना और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी नहीं चेंज करना। यानी कि भाई अगर I है तो I ही रखो सर, ठीक है, बिल्कुल दोनों सेम रखता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा देता हूं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमको मीनिंग पता होता है, पिक्चर समझ में आता है। ये मेरे लिए सिर्फ फॉर्मूला नहीं है। 1.2 है किसी का 2.5 है, तो इसका मतलब है कि ये मोर ऑप्टिकली डेंसर है, तो इसमें लाइट ज़्यादा क्या होगा, मतलब बेंड करेगा। स्पीड के टर्म्स में क्या बोले बच्चों, ज़्यादा डेंसर हो जाएगा तो स्पीड स्लो, तो बेंडिंग भैया धीरे धीरे रोड के किनारे किनारे चलेगा। यह क्या, इसके कंपैरिजन में थोड़ा रेयर मीडियम, लाइट उड़ जाते हुए जाएगा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब थोड़ा समझ में आता, थोड़ा दूर, ठीक है। देखते हैं, तो लाइट यहाँ बेंड करेगा। देखो ओरिजिनल पहले बना देता हूँ कि ओरिजिनली इधर जा रहा है, ठीक है, ओरिजिनली इधर जा रहा है। अब ये है कम डेंसर, ये है ज्यादा डेंसर, तो भैया ज्यादा डेंसर तो ज्यादा बेंडिंग करेगा, ज्यादा बेंडिंग करेगा। कम डेंसर है तो थोड़ा सा कम बेंडिंग किया, देख रहे हो, बेंड तो किया अपने ओरिजिनल रास्ते से टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन थोड़ा सा कम बेंड किया। ये मोर डेंसर है तो भैया मोर बेंडिंग करेगा, ठीक, ऐसे। और उसके बाद क्या है, उसके बाद तो पैरेलली निकल जाता है। उसके बाद क्या, पैरेलली निकल जाता है। देख लो, दिस इज D2 और दिस इज क्या है, D1। अंडरस्टूड हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये μ2 था बच्चों, ये μ1 था। जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते हैं यानी μ2 ग्रेटर देन μ1 किए तो देखिए कि डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यानी फिर समझ में आता है कैसा है ये, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, μ। यानी कि D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IIT, यानी कि μIT। टिप्स पर याद हो जाना चाहिए, ठीक। चलो अब आते हैं, अब ठीक है, अब सवाल बनाओगे तो बनेगा सब कुछ। क्या है भाई, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब एट एन एंगल 45 डिग्री। यानी कि कोई स्लैब पर एंगल ऑफ इंसिडेंस दे के रखा है, कितना है भाई, 45 डिग्री। बोलता है क्या, इफ द लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस पर यूनिट थिकनेस इज 1/√3। पॉइंट टू बी नोटेड, लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस नहीं, लेटरल शिफ्ट पर यूनिट थिकनेस यानी कि D/T दे के रखा है, कितना, 1/√3। बोलता है कि देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस्ड इज क्या, R बराबर क्या। ये 4 ऑप्शन है, बहुत गंदा ऑप्शन है लेकिन फिर भी कोशिश करो, बनना चाहिए, ठीक। बनावे तो बोले कि भैया D/T का एक छोटा सा एक्सप्रेशन हम लोग देखे थे, D/T याद है, पहला 2 रिजल्ट हमने डेराइव किया था, sin I - R डिवाइडेड बाई cos R। बोले सर आपको कैसे पता चला कि यही वाला यूज़ करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला नहीं यूज़ करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो है ना, वो फॉर्मूला क्या आया था, देखो जरा, D इक्वल टू क्या है, T sin I कॉमन लेते हैं, 1 - cos I डिवाइडेड बाई रूट अंडर μ² माइनस क्या है बच्चों, sin² I। ऐसा है, ठीक। तो इसमें देखो ये जो फॉर्मूला जो बड़ा वाला ना, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μIT है, उसमें IIT है, इसमें बड़ा वाला फॉर्मूला में IIT है, ठीक है। छोटका वाला फॉर्मूला क्या है, उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। सवाल में क्या पूछता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो बड़का में तो नहीं है, वो तो μIT है, उसमें तो R है ही नहीं, तो इधर आ जाओ। तो 2 रिजल्ट है बेसिकली, ठीक। यूज कौन सा करेंगे, ये वाला, हाँ। तो रख दो, D/T डायरेक्ट दे के रखा है 1/√3 साइन I दे के रखा है 45 डिग्री माइनस R डिवाइड बाय cos R। तो R यहाँ भी है, कैसे सॉल्व करें, तो जब भी वैसा आता है तो लगा दो sin A - B वाला फॉर्मूला। कैसे सीखे sin A - B का, बोलो सबको मेरे साथ, जय माता दी, लेट्स रॉक, ठीक।
ठीक है, यानी कि साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो गया भागा कॉस आर, क्योंकि ऐसे तो ब्रेक होता नहीं तो तोड़ दिए, तो ये क्या हो गया कॉस आर इधर भी डिवाइड हो गया, तो भैया ये हो गया साइन 45, देखो कॉस आर गया माइनस कॉस 45, तो इधर आ जाएगा साइन आर डिवाइडेड बाई कॉस आर, इधर भी डिवाइड चल गया, उधर डिवाइड हुआ तो साइन बटे कॉस, और साइन बटे कॉस क्या कहलाता है मैथ्स में टैन, क्या कहलाता है टैन। तो लिखेंगे कैसे साइन 45 1 बटे रूट 2 कॉस 45 1 बटे रूट 2 साइन बटे कॉस टैन आर, तो ये हो गया 1 बटे रूट 3। ऑप्शन कैसा है भाई, कैसा है, तो देखो टैन आ रहा है, यानी कि टैन 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 यही 3 में से आंसर है, ए बी डी में सब गंदा ही दिख रहा है, कुछ नहीं कर सकते हैं सॉल्व करते हैं, तो टैन आ रहा है यहाँ आ गया, तो ऐसा करते तुम इधर आ जाओ भाई, इधर आओ, तो इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये इधर लेते हैं क्योंकि हमको निकालना है, तो ये वो नंबर सबको एक साइड करते हैं 1 बटे रूट 2, तुम उधर चले जाओ, इधर चले गया, ठीक। अब ये रूट 2 है, मल्टीप्लाई हो जाओ भैया, टैन आर हमको खाली चाहिए, तो रूट 2 मल्टीप्लाई, तो रूट 2 टाइम्स 1 बटे रूट 2 माइनस 1 बटे रूट 3, ठीक है। हेंस मल्टीप्लाई करना बच्चों, देखो जरा ये जब जाएगा अंदर तो रूट टू क्या हो गया 1, रूट 2 मल्टीप्लाई हुआ इससे कट गया, उससे रूट 2 मल्टीप्लाई हुआ ऊपर रूट 2 नीचे रूट 3, दिस इज टैन आर। हमें आर चाहिए, आर चाहिए, तो भाई टैन आर को हम लोग लिख कैसे सकते हैं, ऊपर देखो ऊपर रूट नीचे रूट ना, तो ये पूरे में रूट हो जाता है, ठीक, जब ऊपर भी नीचे भी रूट रहेगा तो ऐसा, हेंस आर बराबर क्या लिख देंगे टैन इनवर्स उधर जा करके 1 माइनस रूट 2 बटे 3, तो ये हो जाएगा क्या आर का वैल्यू। यानी समझ में आ रहा कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, टैन इनवर्स 1 माइनस रूट 2 बटे 3, टैन इनवर्स 1 माइनस रूट 2 बटे 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे, क्लियर। चलो नेक्स्ट सवाल देखो जरा, ये ऑप्शन बी है, दस्तूर भी है, मौका भी है, सब कुछ बनाओ, ट्राई करो, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं समझ में आया तो रे ऑफ लाइट इधर से उधर जाता है, कुछ अगर नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे तो स्नेल स्लो लगा देंगे जहां जहां रिफ्रैक्शन होगा, ठीक। देखते हैं, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ट्रांसपेरेंट स्फीयर, भैया शीशा है, गोल स्फीयर है, एज शोन इन द फिगर, ठीक है। एमर्जेंट रे जो होता है बोलता है कि इस पैरेलल टू लाइन ए बी कौन है भाई, दिस इज ए बी, क्या है ए बी, जो एमर्ज करेगा राइट रे ऑफ लाइट इससे पास करने के बाद वो विल बी पैरेलल टू ए बी। अच्छा ये बोल के रखा, ठीक। बोलता फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्फीयर, म्यू ऑफ स्फीयर क्या है भाई बताओ, तो हम करें क्या, पहले डायग्राम बनाओ डायग्राम भाई, क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट यहाँ है, ये था एयर, ये है ग्लास, तो होगा क्या, जैसे ही ये इंसिडेंट होगा वहां पर हम बनाते क्या है नॉर्मल, और नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर जो भी या स्फीयर है, सिंस ये सेंटर से पास करा तो यही मेरे लिए नॉर्मल हो गया, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो होगा क्या, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो भैया ये सीधा ना जा करके बेंड करेगा, तो देखो बेंड कर गया, ये देखो क्या हुआ, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया। अब बोले अब इस जगह पर नॉर्मल बनाओ, तो नॉर्मल कैसे बनता है, इस जगह पर नॉर्मल जो भी होगा विल पास थ्रू द सेंटर, जो होगा विल पास थ्रू द सेंटर, उसके बाद बाहर निकलेगा रे ऑफ लाइट, बोलता है इमरजेंट रे पैरेलल बनाना है ए बी के, तो ए बी ऐसे इसी के ठीक पैरेलल बना दो, इसी के ठीक पैरेलल बना दो, यानी कि समझ में आ रहा है, ये रे ऑफ लाइट और ये रे ऑफ लाइट दोनों अगर पैरेलल है बच्चों तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, यानी कि दो रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल हो बीच में ऐसे कुछ कट करे तो समझ में बहुत कुछ आता है, ठीक। देखते हैं, ये है आई, तो ये हो जाएगा नॉर्मल के साथ क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। यहाँ कौन सा एंगल होगा हमें नहीं पता, लेकिन नॉर्मल से जो बाहर निकला है दिस इज क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस। याद रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस यहाँ बराबर नहीं होगा, बराबर तब होता है जब पैरेलल फेसेस हो। कैसा फेसेस हो, पैरेलल, गोल फेसेस के लिए हम लोग वो रिजल्ट नहीं डिराइव किए थे, ठीक। ये नहीं कि निकला ठीक है आई बराबर ही गलत है ना, गलत हो जाएगा। अच्छा ये कैसा ट्रायंगल है भाई, तो सेंटर से लेकर के पॉइंट ए है, इसको पॉइंट अगर पी बोलते हैं, देखो ये क्या है, ध्यान से देखिएगा, सेंटर से ये क्या है, रेडियस, क्या है ये रेडियस, और भैया सेंटर से पॉइंट पी, तो ये भी क्या होगा, रेडियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, मान लो कभी भी हम जानते हैं कोई ट्रायंगल अगर हो बच्चों, ये साइड और ये साइड अगर सेम हो मान लो,
ठीक है। तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होता है, सेम। तो इसके सामने वाला एंगल जो होगा वही हो जाएगा इसके सामने वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक, तो देखना ये एक ऐसा ट्रायंगल है कि ये है रेडियस, आर से कंफ्यूज मत होना, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये है रेडियस और ये है रेडियस, इसका मतलब इसके सामने वाला एंगल, तो भैया इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, सेम। हेंस अगर ये आर है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा आर, यानी 20 डिग्री, तो ये भी 20 डिग्री हो गया, क्लियर। अच्छा, एक और चीज देखो, इस ट्रायंगल को PAC जो बना हुआ है उसको ना एक साइड बाहर ऐसे खींचा हुआ है, क्या ये एंगल निकाला जा सकता है क्या? ध्यान से देखना, कभी भी कोई ट्रायंगल बच्चों ऐसे होता है ना, हाँ, मान लो ये है थीटा और ये वाला है थीटा 1 और ये थीटा 2 बोलते हैं, लेट इट बी। कोई भी ट्रायंगल का साइड को, एक साइड को तुम अगर खींच देते हो ना, कोई भी ट्रायंगल का कोई भी एक साइड को खींच दो, तो साइड से बनने वाला जो खींचा हुआ है ना उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल है ये। और ये दोनों कैसा हो जाएगा, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर ये भी है, लेकिन कैसे, जो एक्सटीरियर एंगल हुआ ना उसके बगल वाला छोड़ करके क्या बोलते हैं उसको, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ऐसे बोलो। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी यहां पर वाला नहीं, उसके ऑपोजिट, इधर इधर दूर वाला जो इंटीरियर एंगल्स के इन दोनों के सम के बराबर होता है। यानी ये एंगल अगर बोलेगा कि क्या होगा तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू कितना, थीटा 1 प्लस थीटा 2, यानी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, देखे कोई भी एक साइड को खींच दो, तो भैया ये ट्रायंगल है, एक साइड को पकड़ करके खींच दिए, तो खींच दिए तो ये कैसा हो गया, दिस इज एक्सटीरियर एंगल। क्या है ये, एक्सटीरियर एंगल। और ये एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, ये एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, अभी देखे तो इसके बगल वाला छोड़ दो, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कितना है, तो दिख रहा है आर और आर, यानी कि एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू क्या, आर प्लस आर, विच विल बी इक्वल टू 2r। आर प्लस आर विल बी इक्वल टू एक्सटीरियर 2r। ठीक, अच्छा, ये लाइन पैरेलल, तो ये लाइन और ये लाइन एक है ट्रांसवर्सल, तो भैया पैरेलल और ट्रांसवर्सल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो पैरेलल और ट्रांसवर्सल के बीच में अगर ये है E, तो फिर से पैरेलल और ट्रांसवर्सल, फिर से पैरेलल और ट्रांसवर्सल, भैया ये दोनों तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, और ये हम अभी निकाले ये है 2r, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दोनों क्या होता है, सेम, यानी कि E विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2r। E विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, हेंस निकल गया E इज इक्वल टू क्या हो गया पता है, 2r। देखो चैप्टर का नाम क्या है, रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी इसको बोलते, तो थोड़ा सा ज्योमेट्री लगा रहे। सर करना क्या चाह रहे हो, मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था, तो पहले तो ज्योमेट्री से हम सब कुछ निकाल लिए। हाउ टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहाँ से निकाले, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो जब नहीं समझ में आता तो क्या करते हैं, तो बहुत खुशखबरी की बात होती है, समझे में नहीं आ रहा सवाल कैसे बनेगा, तो ए पर रिफ्रैक्शन हुआ तो स्नेल्स लॉ, भैया यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हुआ तो स्नेल्स लॉ, जहाँ जहाँ होते जाए लिखते जाओ, कुछ कुछ हो ही जाएगा रास्ते में, हमको भी नहीं पता कि कैसे बनाना है, भैया होगा स्नेल्स लॉ। नहीं हुआ सर तो होना ही पड़ेगा, जा तो बोर्ड ही हैंग कर गया, अब ओ सॉरी हैंग नहीं किया, ठीक, हाँ करूँ, लगाता हूँ स्नेल्स लॉ। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, आई डोंट नो, देयरफॉर जब नहीं पता तो फिर हम बहुत तेज होते हैं। कैसे, स्नेल्स लॉ एट ए लगा दो, तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो एयर से किधर चल गया बच्चों, तो ये देखो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्विंग होता है तो सिखा चुके कैसे बनाओ, है ना, ए म्यू ऐसा कुछ करके लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधी μ1 sin i1 इक्वल टू μ2 sin i2। तो कैसे लिखे, म्यू एयर, तो इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, साइन 60 डिग्री, ठीक, इक्वल टू यहाँ पर ग्लास का म्यू क्या है, म्यू है, ये क्या है, साइन आर। देख लो, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। अगेन फिर पी पॉइंट पर क्या हो रहा है भाई, फिर से स्नेल्स लॉ, और 3-4 जगह रहता ना, कसम से मैं सब जगह लगा देता, क्यों, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है सवाल बनाना कैसे है, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक, क्या करूँ, तो देखो इधर क्या है म्यू, तो म्यू ग्लास साइन आर इक्वल टू क्या है, हवा, तो म्यू एयर साइन ई, तो क्या हो जाएगा, म्यू ग्लास साइन आर से लाइट चला गया उधर, कहाँ, म्यू एयर साइन ई। बच्चों दिस इज इक्वेशन 2, ध्यान से देखना, इसमें म्यूजी साइन आर इधर है और यहाँ म्यूजी साइन आर है, यानी कि म्यूजी साइन आर का वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर सकते हैं, है ना, तो पुट कर दो इसको उठा करके, तो क्या हो जाएगा, म्यू एयर साइन 60, क्योंकि ये इसके बराबर है तो हम यहाँ पुट कर दिए, ये हो गया म्यू एयर साइन ई।
निकालना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास है, ध्यान दीजिएगा ये वाला, ठीक है। तो अभी जो आ रहा है पहले करते हैं। म्यू एयर क्या होता है 1, साइन 60 क्या होता है √3/2, म्यू एयर क्या होता है 1, साइन ई दे के रखा है कितना है साइन 2r, यानी कि √3/2 विल बी इक्वल टू साइन 2r। क्या यहाँ से हम r का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे? ये क्या है साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 हो गया कितना √3/2, और इधर है साइन 2r। भैया साइन साइन चला गया, 60 डिग्री विल बी इक्वल टू कितना 2r, हेंस r बराबर 60/2, दिस इज इक्वल टू कितना डिग्री 30 डिग्री। यानी हमने स्नेल्स लॉ लगाया ना, तो एगो वैल्यू आ गया मेरे पास, r इक्वल टू कितना 30 डिग्री। अब जैसे ही r 30 डिग्री आया, म्यू अभी तक भी नहीं निकला है, दुख की परिस्थिति बनी हुई है। तो भाई कहीं पुट कर दो r बराबर, देखो कुछ हो सकता है क्या? r यहाँ पर भी है, r यहाँ पर भी है। भैया r यहाँ पुट करते हैं, एयर 1 होता है साइन 60 पता है, r 30 डिग्री निकल गया है, म्यू जी निकल जाएगा। यानी कि क्या बोलेंगे, पुट r इक्वल टू 30 डिग्री इन इक्वेशन 1। तो म्यू एयर साइन 60 विल बी इक्वल टू म्यू जी इंटू साइन कितना 30 डिग्री। पुट कर लो बच्चों, यह है 1 साइन 60 √3/2, म्यू ग्लास हमें नहीं पता, और साइन 30 1/2, तो 2 चला गया। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास सिर्फ क्या बच रहा है √3, है ना। और कभी कभी जैसे मान लो डेसिमल में ऑप्शन देगा तो √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, और √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414। तो जब जरूरत पड़े तो उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया म्यू जी इक्वल टू 1.732, 1.732 म्यू जी इक्वल टू, ठीक है। अब आते हैं जरा देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। अब मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, मीडियम 1, यानी कि बहुत सारे अगर मीडियम हो तो फिर सवाल को कैसे बनाया जाए, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, एक एक करके देखते जाते हैं। लेट ये यहाँ पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, आया, यहाँ क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा, हो गया रिफ्रैक्शन। तो मान लो ये है एंगल R1, तो दिस विल बी R1। कैसे? इंटीरियर एंगल देखो जरा, है ना, पैरेलल लाइंस है ये दोनों, नॉर्मल है, तो इंटीरियर R1 बराबर थी। सिमिलरली फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, तो लेट रिफ्रैक्शन हो गया, तो दिस इज कितना हो जाएगा R2, ये भी कितना हो जाएगा R2, गया ग्लास से लेकर के वाटर में चला गया। फिर यहाँ से क्या होगा, बाहर रे ऑफ लाइट निकलेगा। अब हमें पता है कि देखो पैरेलल फेस था, ये भी कैसा है, दोनों पैरेलल फेसेस। जब भी पैरेलल फेसेस होगा तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और जो बाहर रे ऑफ लाइट निकलेगा ई, आई विल बी इक्वल टू ई। पैरेलल फेसेस से जब भी निकलता है तो भाई मतलब समझ लो कि जो ये सीधा जाने वाला था बच्चों, और ये जो रे ऑफ लाइट जा रहा है, ये दिस टू विल बी पैरेलल टू ईच अदर, आई इक्वल टू ई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके देखो, जब भी डेरिवेशन करना हो ना तो कैसे करेंगे, 1 2 3 और फिर से चला गया कहाँ, एयर में ही चला गया, तो फिर 1, एक एक करके लिखते हैं। ये कर देते हैं P Q R। तो स्नेल्स लॉ बच्चों लगाओ एट P, तो क्या बोल देंगे, स्नेल्स लॉ एट P, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P लगाएं। तो गया 1 से गया 2, तो कैसे बोलोगे 1 से गया है 2 में, लिखेंगे कैसे, 1 का एंगल ऊपर छापो, कितना बन रहा है देखो साइन आई, 1 में बन रहा है साइन आई, 2 में बन रहा है साइन R1, साइन R1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, ग्लास से गया जब वाटर में, यानी 2 से जा रहा है 3, तो फिर से लगा देते हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ एट Q, स्नेल्स लॉ एट Q क्या हो जाएगा, तो बोले भैया 2 से चला गया 3 में, लिख दो 2 से 3 में चला गया ऊपर का एंगल, साइन देखो 2 में कौन सा एंगल है R1, तो R1, 3 में कौन सा एंगल हो गया R2, तो साइन R2। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन रे ऑफ लाइट फिर कहाँ से जाता है, वाटर से जाता है कहाँ, एयर में। तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं एट कहाँ, R पॉइंट पर बच्चों, क्या हो जाएगा, बोले 3 से अब चला गया 1 में, 3 से चला गया 1 में, क्या करे, तो 3 में बना रहा है देखो कौन सा एंगल, साइन R2, 3 में कौन सा एंगल R2, और 1 में कौन सा E, यह है E। हमको पता है कि ये किसके बराबर होता है, साइन आई के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। पैरेलल फेस है, आई विल बी इक्वल टू ई, दोनों बराबर कर दो। अब क्या करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, बना लो ये वाला पूरा इतना, तीनों को मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 3, एक रिजल्ट बहुत प्यारा सा आएगा, 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3,
ठीक है, इनटू क्या है 3 म्यू 1, 3 म्यू 1 RHS देखे जरा, साइन आई बटे R1, तो साइन आई बटे साइन R1 इनटू क्या है साइन R1 R2, तो साइन R1 बटे साइन R2 इनटू क्या है साइन R2 बटे साइन I, साइन R2 बटे क्या है साइन I। बच्चों देखो जरा क्या है, सब ओम नमः जय स्वाहा होने जा रहा है उधर पूरा। कैसे, साइन आई गया, साइन R1 गया, साइन R2 चल गया, सब उड़ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 0 नहीं क्या होगा 1। हेंस कुछ हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 1 म्यू 2 मतलब क्या होता है, 1 से गया 2 में, फिर 2 से चला गया 3 में। देख रहे हो हम लोग बोलते हैं, एक तो अंग्रेजी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विथ रेस्पेक्ट टू इज डिफाइंड एज, वैसे करके, और हिंदी क्या है 1 से गया 2 में, फिर 2 से चल गया 3 में, फिर कहाँ गया, तो फिर गया भैया कहाँ 3 से 1 में। देखो बोलते जाओ, लिखो कुछ, सोचो कुछ, बोलो कुछ, सब मिला करके होता है 1। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि भैया 1 से देखो गया 2, फिर 2 से गया 3 इक्वल टू, ये जो तीसरा वाला उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे चल गया 3 म्यू 1 जो है, नीचे से डिवाइड कर देते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पिछला लेक्चर में पढ़े थे कि जब 3 म्यू 1 लिखा हो ऐसे नीचे रेसिप्रोकल में, हमको पलट दे तो ये क्या लिख देंगे, किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 म्यू 3। देख लो 3 से 1 जा रहा है, उल्टा लिखा हुआ, तो भैया सीधा में क्या हो जाएगा 1 से 3 जा रहा है, जस्ट रेसिप्रोकल। हेंस एक रिजल्ट क्या आ रहा है कि 1 से जाता है 2 में, फिर 2 से जाता है 3 में, ये बराबर होता है क्या 1 से गया 3 में। भैया क्या ऐसा है क्या इसका कुछ मतलब हुआ क्या, कि क्या ये सिर्फ एक फॉर्मूला है और हम न्यूमेरिकल बना दे आगे धड़ाक से 1 मिनट में? नहीं, वो गलती नहीं करना है जो सब करते हैं बच्चों, है ना, वो नहीं करना है, समझना है कि क्या इसका मतलब है। मतलब ये है कि कोई 1 से गया 2 में, ठीक है, और फिर 2 से गया कहाँ 3 में, तो फाइनली वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 1 से चला था और अब पहुँच गया 3 में। यही तो है कि ना, अनिल से कुमार, कुमार से कहीं और, तो भैया यहाँ से लेकर के हम पहुँच गए यहाँ। कहने का मतलब क्या है, इतना लंबा चौड़ा कहानी लिख रहे हो भैया, इनिशियली कहाँ थे वो बता दो और फाइनली कहाँ है वो बता दो। कहने का मतलब तो यही है ना, क्या है, हम नदी पार किए, फिर समुद्र पार किए, फिर फ्लाइट पकड़े, फिर ट्रेन पकड़े, फिर जमीन पर पैदल चले, फिर रेंग के चले, ठीक है कोई बात नहीं, फाइनली कहाँ पहुँचे, मुंबई। निकले कहाँ से, दिल्ली से, ठीक है तो डायरेक्ट बोल दो, फ्लाइट पकड़ के दिल्ली से धड़ाक से मुंबई, यानी कि 1 से फाइनली कहाँ पहुँच गए 3, हम लिख सकते हैं। और जैसा ही हम एक बार वो लिख दिए, बहुत सारे राम कहानी को हटा करके अगर एक कहानी, तो इसमें हम लोग चैंपियन हैं। कैसे चैंपियन है, 3 डेफिनेशन जानते हैं लिखने के लिए, किसके टर्म्स में बच्चों, एंगल्स के टर्म्स में। जस्ट पिछला लेक्चर में लिखे एंगल्स के टर्म्स में जानते हैं, स्पीड, ये क्या हो रहा है, पहला लेटर लिखा नहीं रहा है, स्पीड के टर्म्स में जानते हैं, वेवलेंथ के टर्म्स में जानते हैं लिखने के लिए, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ठीक। तो बहुत सारे मीडियम से पास करें ना, तो डायरेक्ट वो लिख दो, बस इनिशियली कहाँ है और फाइनली कहाँ है, मतलब हमें जहाँ जरूरत पड़ेगा ना, जिस शुरुआती और जिस फाइनल मीडियम को उठा करके लिख के सवाल बना लो। करके दिखाता हूँ, देखो क्या है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3। ऑप्शन ऐसा है, क्या दे के रखा है, देखो एयर से मीडियम 1, फिर मीडियम 2, मीडियम 3, फिर गया एयर। यहाँ पर एंगल ऑफ कुछ इंसिडेंस दे के रखा है 60 डिग्री, तो बोले एयर में दे के रखा है। उसके बाद मीडियम 1 में कुछ नहीं दिया, मीडियम 2 में कुछ नहीं दिया, मीडियम 3 में डायरेक्ट जा करके दे के रखा है बच्चों कुछ, ये है एंगल कितना 30 डिग्री। तो किस में दे के रखा है, मीडियम 3 में। तो बोले कैसे सवाल बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया का, पहले बनाएंगे एयर से गया 1 में, फिर 1 से गया 2 में, फिर 2 से गया 3 में, लिखते रहेंगे। कौन लिखेगा, तो डायरेक्ट कहाँ से कहाँ गया, तो बोले डायरेक्ट है एयर में। और उसके बाद समझो हमें जरूरत कहाँ है, क्योंकि जिस मीडियम का पैरामीटर दे समझो वहां का हमें जरूरत है। तो मीडियम 3 में पैरामीटर दिया, पूछ किसका रहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3, तो हमें 3 का जरूरत है। यानी हम कह सकते हैं, देखो क्या, एयर से गया 1 में, 1 से गया 2 में, 2 से गया 3 में, रुक जाओ, जरूरत हमें 3rd का है, तो भैया डायरेक्ट बोलो ना, एयर से गया कहाँ 3, तो एयर से गया है 3 में, बस कहानी खत्म, इसका जरूरत ही नहीं है बच्चों। तो एयर से गया 3 में हो गया। हम वेवलेंथ, स्पीड और एंगल तीनों में चैंपियन है। पूछे क्या चीज में हो सवाल, या दिए क्या चीज में हो, एंगल्स में लिख देंगे, शॉर्ट ट्रिक लगावे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। तो एयर का कितना एंगल है भाई, एयर में बना रहा है साइन 60, ये 3rd मीडियम में कितना एंगल है, साइन 60, ठीक है। तो देखो ऊपर एयर लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, तो नहीं, तो सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, 3rd का ही निकलेगा।
साइन 60 है √3/2 और लग रहा है ना गलती हो रहा है, ये 30 डिग्री है, क्या है ये वाला 30 डिग्री है, देखो जरा, हाँ तो साइन 60 √3/2 और साइन 31/2, ये नीचे नीचे 2 चल गया, आंसर आ गया √3, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विल बी कितना √3, हेंस ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है कैसे सवाल बनाते हैं बच्चों, वहाँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट एक और सवाल देखते हैं। एक इस तरह से पैरेलल फेसेस का ग्लास स्लैब बना हुआ है, μ1 μ2 μ3 μ4, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाता है फाइनली उधर गया। सवाल पढ़ते हैं। A ray of light passes through 4 transparent media with refractive index μ1 μ2 μ3 μ4 as shown in the figure. The surfaces of all media are parallel. और जब भी पैरेलल होता है तो हमें पता है कि जब सबसे इंसिडेंट और बाहर वाला एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है, दोनों बराबर, ठीक। इफ द इमर्जेंट रे CD is parallel to the incident ray AB, कौन कौन पैरेलल बोला भाई, इमर्जेंट रे CD, यानी ये है इमर्जेंट रे, ठीक है। कौन है बच्चों, यह इमर्जेंट रे CD इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे AB, इंसिडेंट रे AB, ये दोनों रे बोल रहा है पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि भैया यहाँ नॉर्मल से जितना अगर ये I बना रहा होगा तो नॉर्मल से ये भी क्या बनाएगा बच्चों, I ही बनाएगा। दोनों क्या होता है, सेम। बेसिकली ये होता है E, लेकिन दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना, क्योंकि ये दोनों रे क्या बोल रहा है, पैरेलल है। देखो स्लैब रे ऑफ लाइट ऐसे आता है, नॉर्मल से जितना झुका होता है निकलता भी है नॉर्मल से उतनी एंगल पर, तभी तो जाके पैरेलल होता है, यानी दोनों सेम हो गए, ठीक। तो हमें किसके बारे में दे के रखा है पैरामीटर, एक तो इस मीडियम का दे के रखा है कुछ, और एक इस मीडियम के बारे में बात कर रहा है। बाकी कैसे है, 1 से गया 2 में, 2 से गया 3 में, 3 से गया 4 में, उससे हमें क्या मतलब है, डायरेक्ट जो पैरामीटर दे के रखा है उन दोनों मीडियम को उठाओ, खटाक से लगा दो। क्या लगा दो, वही स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ, ठीक है, कैसे लगा, चलो ठीक है, अब समझ में आ गया, लगा सकते हैं। कैसे बोले 1 से गया 2 में, 2 से गया 3 में, 3 से गया 4 में, हमको सिर्फ 1 और 4 दे कर रखा, यानी डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि भैया ये 1 से चला गया 4 में, बस। तो 1 μ4 विल बी इक्वल टू क्या, एंगल के टर्म्स में देकर रखा है, तो छापो। 1 में बन रहा है कौन सा एंगल, I, 1 में I, 4 में कौन सा बन रहा है, बोला सेम एंगल होगा क्योंकि पैरेलल है, साइन I कट गया। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं भैया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गेट्स ब्रेक्ड इनटू अकेली देन उल्टा, यानी कि हो जाएगा μ4/μ1, होगा कि नहीं होगा, देखो 1 है तो 4 हो गया, उल्टा कर दिए, इक्वल टू 1, यानी कि μ4 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो μ1, बस खत्म। μ4 इज इक्वल टू μ1, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, μ4 विल बी इक्वल टू μ1। तो ऐसे भी जो है ना, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया को मिक्स करके सवाल बनाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि बच्चों अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पर ये लेक्चर खत्म होता है, मिलेंगे इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ, बहुत ही दमदार कॉन्सेप्ट है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहे, लेक्चर्स को सिस्टमेटिकली थोड़ा सा रफ कॉपी में प्रैक्टिस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। रे ऑप्टिक्स क्या, कोई ऑप्टिक्स में कहीं दिक्कत कुछ नहीं आने जा रहा है, ठीक। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।